हेलो दोस्तों, वेलकम टू चैनल बायोलॉजी बॉम। आज के इस बेहतरीन सेशन में हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर दैट इज बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। चलो, इस 2 पेज के परफेक्ट नोट्स में हमें इतना बड़ा चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा। इसके थ्रू आप इंस्टीट्यूट में स्ट्रांग कमांड हासिल कर लोगे and then you will be able to solve the different questions based on this topic. Okay, so let the game begins. The NCERT base kit is powered by biotechnology प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। ओके बेटा, चलो शुरुआत कर रहे हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर की। बात हो रही है कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है। बायोटेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो बायोटेक्नोलॉजी लाइव ऑर्गेनिज्म का यूज करती है या किसी एंजाइम्स का यूज करती है। ओके, जो ऑर्गेनिज्म से हम ऑब्टेन करते हैं टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेस यूजफुल फॉर द ह्यूमन। मतलब बेसिकली यहाँ पे बात ये हो रही है कि लाइव ऑर्गेनिज्म का यूज कैसे करना है ह्यूमन के बेनिफिट के लिए, उसे मतलब वही सोच बायोटेक्नोलॉजी रखती है। अब आप कहोगे कि सर ये तो हमने बायो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में भी पढ़ा, जहां पे हम लैक्टिक एसिड बैसिलस, जहां पर सैकेरोमाइसिस जैसे कुछ माइक्रोब्स को ह्यूमन के बेनिफिट के लिए यूज कर रहे थे। लेकिन बात ये हो रही है कि एनसीईआरटी कहती है कि बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली डील्स और इट इन्वॉल्व्स द जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। सो एग्जांपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस, तो हम इसमें कर्ड मेकिंग प्रोसेस जैसे कि अल्कोहल फर्मेंटेशन, ये प्रोसेस हम नहीं लेते इसमें। बेसिकली वी टॉक अबाउट कि जहां पे इस माइक्रोऑर्गेनिज्म को मॉडिफाई किया गया है जेनेटिकली, जैसे हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, वैक्सीन डेवलप करना, ये बायोटेक्नोलॉजी का काम है ना। डिफेक्टिव जीन का करेक्ट करना, ये भी बायोटेक्नोलॉजी में आता है। मेकिंग कर्ड, ब्रेड, वाइन, दो माइक्रो प्रोडक्ट्स, बट दीज आर नॉट द पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी 2 प्रिंसिपल के ऊपर अपना काम करती है। टेक्निक्स कौन से इन्वॉल्व होते हैं, तो देखो यहाँ पे नंबर 1 टेक्निक जेनेटिक इंजीनियरिंग है। उसके बाद यहाँ पे सेकंड स्टेप आएगी बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। सो व्हाट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग? जेनेटिक इंजीनियरिंग में मतलब देखो यार, बायोटेक्नोलॉजी 2 स्टेप में काम करती है। पहली स्टेप है जेनेटिक इंजीनियरिंग। हमने क्या किया, बायोटेक्नोलॉजी क्या चाहती है? बायोटेक्नोलॉजी चाहती है कि भाई माइक्रोब को मॉडिफाई करना है, ओके, ताकि वो, देखो और ज्यादा सिंपल बताओ, आपके पास इंसुलिन का जीन है डीएनए में, ओके, इंसुलिन का जीन निकालना है, बैक्टीरिया के अंदर डाल देना, बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करेगा, आपका इंसुलिन का जीन रिप्रोड्यूस होगा, मतलब मल्टीपल कॉपी बनेगी, आपको इंसुलिन मतलब मिल जाएगा। बस हमने बैक्टीरिया को मॉडिफाई किया, मतलब हमने बायोटेक्नोलॉजी की। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, अल्टर द जेनेटिक मटेरियल दैट इज डीएनए और आरएनए ऑफ द माइक्रोब। माइक्रोब का हमने जेनेटिक मटेरियल अल्टर कर दिया, ओके, सही बात है, जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म चेंजेस आ गए। फिर हम क्या करते हैं, इनका बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग करते हैं। ये जो माइक्रो अभी हमने मॉडिफाई कर दिया, उसको क्या करते हैं हम इसको ग्रो करते हैं बेटा, ओके। हमारे पास वेसल्स रहते हैं, उसमें हम ग्रो करते हैं और हम इससे वैक्सीन, एंजाइम, ऐसे प्रोडक्ट्स को हम डिराइव कर लेते हैं। सही है, ओके। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग, ये इसके 2 स्टेप है, 2 स्टेप में ये चीज होती है। अभी हम देखने वाले सब चीजें कंप्लीट होगी। बात हो रही है कि ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीजर जो होती है, जो हमने प्लांट ब्रीडिंग में पढ़ी, राइट, ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस जो हमने प्लांट ब्रीडिंग में पढ़ी, यहाँ पे बात ये हो रही है कि ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेसेस प्रोसीजर यूज इन द प्लांट एंड एनिमल ब्रीडिंग वेरी ऑफन लीड टू इंक्लूजन ऑफ अनडिजायरेबल जीन्स। यहाँ पे ये बात हो रही है कि यार देखो, प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक में आप 2 प्लांट का क्रॉस करते हो, आप अच्छे कैरेक्टर को लेना चाहते हो, लेकिन कभी कभी जो अनडिजायरेबल कैरेक्टर है वो भी आ जाते हैं आपके प्रोजेनी में। तो ऐसे हालात में बायोटेक्नोलॉजी आपका बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है, विच अलाउ ओनली अ सेट ऑफ डिजायरेबल जीन्स इनटू द टारगेट ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे आप क्या करते हो, जो आपको जीन अच्छे रखे हैं वही आप लेते हो, एक टारगेट ऑर्गेनिज्म के अंदर डालते हो, इस तरीके से आप नया ऑर्गेनिज्म डेवलप कर लेते हो। तो ये बात यहाँ पे की जा रही है। तो देखते अभी कि सबसे पहले ये चीज किस तरीके से होती है, कंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए। सही है, तो पहले आप ध्यान से समझ लो, फिर आप इसको हम विजुअल्स के थ्रू भी देखेंगे। पहले मैं पढ़ लेता हूँ 2 मिनट के अंदर। तो स्टैनली कोहेन और हर्बर्ट बोयड, इन्होंने क्या किया यार, सबसे पहले एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन आइसोलेट किया साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से। इन्होंने क्या किया है, साल्मोनेला टाइफी, ये जो बैक्टीरिया था साल्मोनेला टाइफी, जो कि टाइफाइड कहता करता है, इससे उन्होंने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इसके पास था, वो उन्होंने आइसोलेट कर दिया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, यहाँ पे दूसरा बैक्टीरिया था जिसका नाम था ई कोलाई, ओके। इन्होंने क्या किया, ई कोलाई के पास एक प्लाज्मिड था विच इज अ सर्कुलर डीएनए। इस सर्कुलर डीएनए को उन्होंने बाहर निकाला, इसको बाहर निकाला, और ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन था बेटा, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, इसको भी बाहर निकाल के उन्होंने इसके अंदर लगा दिया। सही है, ओके। फिर इन्होंने क्या किया, ये जो अब डीएनए बना, प्लाज्मिड मतलब डीएनए है, सर्कुलर डीएनए, इसे अब हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए, क्योंकि यहाँ पे नए कॉम्बिनेशन है। उसके पास तो पहले एंटीबायोटिक जीन रेजिस्टेंट जीन नहीं था, जो कि साल्मोनेला टाइफी के पास ही है। अब ये जीन
डाल दिया ई कोलाई के अंदर, अब ई कोलाई को एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस डेवलप हो गया, सही है। तो द कट पीस ऑफ डीएनए वाज देन लिंक विद द वेक्टर दैट इज प्लाज्मिड बाय डीएनए लाइगेज के साथ इसको लिंक कर दिया गया। रिकॉम्बिनेंट डीएनए यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया फिर से इसके अंदर ई कोलाई के अंदर, ओके। फिर उस विच मल्टीप्लाई यूजिंग डीएनए पॉलीमरेज, ये मल्टीप्लाई करना शुरू हो गया इसके अंदर, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इसके अंदर मल्टीप्लाई करना शुरू हो गया। मल्टीपल कॉपीज ऑफ एंटीबायोटिक जीन फॉर्म्स इन द ई कोलाई, सही है। तो इस तरीके से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन जो साल्मोनेला टाइफी के पास था उसको आपने ई कोलाई के अंदर डाला, ई कोलाई को आपने मॉडिफाई कर दिया, ओके, सही है। तो देखते हैं इसी चीज को हम किस तरीके से देखते हैं। चलो एक बार मैं दिखा देता हूँ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप अभी देखने वाले हो, क्योंकि कंप्लीटली चैप्टर जो है इसी पर्टिकुलर चीज के ऊपर ही कंप्लीट चैप्टर बेटा मतलब खड़ा है ना। तो ये ध्यान से देखना है जो अभी मैं बताने वाला हूँ यहाँ पे, कि यहाँ पे चीजें किस तरीके से होती है, ये ध्यान से समझ लो आप, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना बचे। चलो सही है, ओके भाई। चलो तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम सबसे पहले देखो क्या कर रहे हैं। तो हमने बीटा सेल लिया, बीटा सेल से हमने क्या किया यहाँ पे देखो, ओके भाई, एक मिनट, ये तो अपना क्लियर हो गया। हाँ, ये बीटा सेल है, बीटा सेल मतलब पैनक्रियास के सेल, इसके पास क्या है, डीएनए है। डीएनए में क्या है, इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाला जीन है। वो आप सबसे पहले क्या करते हो, आप यहाँ पे डीएनए आपने बाहर निकाला, ध्यान से सुनना। डीएनए कैसे बाहर निकालोगे, आपको ये जो वॉल है दैट इज आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ब्रेक करनी पड़ेगी, तभी आप डीएनए को बाहर निकाल सकते हो। तो पहले स्टेप में हम डीएनए को आइसोलेट करते हैं, सही है, ध्यान से सुनना, ये फर्स्ट स्टेप है, ओके। नाउ उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे अब क्या करते हैं देखो, फिर हम एक एंजाइम लेते हैं, जो एंजाइम यहाँ से भाई इंसुलिन का जीन बाहर निकाल लेता है, सही है, ओके। उस एंजाइम को हम मॉलिक्यूलर सीजर कहते हैं। आपने इससे इंसुलिन का जीन बाहर निकाल लिया, सही है, ओके। दैट इज सेपरेशन ऑफ द डीएनए, जो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट कह रहे हैं हम इसे। अब हम इस इंसुलिन को देखो किसके अंदर डालते हैं, ये है बैक्टीरिया जिसका नाम है ई कोलाई। ई कोलाई के अंदर प्लाज्मिड है, अब प्लाज्मिड बाहर निकाला आपने, सही है। अब ये क्या करते हो, जो सीजर से आपने इसको कट किया उसी सीजर से आप इसको भी कट करते, देखो ये कट हो गया भाई, ओके। अब ये जो जीन आपने बाहर निकाला था ये इसके अंदर आप लगा देते हो, सही है, ओके। अब क्या करते हो आप, ये जो प्लाज्मिड बना इसे अब हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, सही है, ओके। क्योंकि नया कॉम्बिनेशन ऑफ जीन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसको फिर इसके अंदर डाल दो, देखो इसके अंदर डाल दिया। अब इस बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई कर दो, जब बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होगा प्लाज्मिड भी मल्टीप्लाई होगा, प्लाज्मिड मल्टीप्लाई होगा जीन भी मल्टीप्लाई होगा, जीन का ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होगा, आपके लिए इंसुलिन बना के देगा ये बैक्टीरिया, सही है। इसी के ऊपर कंप्लीट चैप्टर भाई खड़ा है, सही है। तो देखो सबसे पहले हमने डीएनए को बाहर निकाला, फिर डीएनए को कट किया, फिर डीएनए को प्लाज्मिड के साथ लाइगेट किया, प्लाज्मिड को अंदर डाल दिया, ध्यान से देखना मैं एक ही बात कह रहा हूँ, प्लाज्मिड को अंदर डाल दिया, बैक्टीरिया ने मल्टीप्लाई किया, बैक्टीरिया ने आपको जो चाहिए वो प्रोडक्ट बना के दे दिया, खत्म बात, सही है। अब देखो आगे, सो देखो यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या कहा था, सबसे पहले ये जो सेल था अपना, सबसे पहले जो अपना जो सेल था उसके अंदर क्या था बेटा, उसके अंदर ये डीएनए था अपना, इस डीएनए को बाहर निकालना है। तो अगर आप बैक्टीरिया से डीएनए को बाहर निकालना चाहते हो, जेनेटिक मटेरियल को बाहर निकालना चाहते हो, तो बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन पेप्टिडोग्लाइकन से बनी है, उसको ब्रेक करने के लिए आपको लाइसोजाइम का यूज करना पड़ेगा। प्लांट सेल से डीएनए बाहर निकालना चाहते हो तो सेल्यूलोज वॉल से उसकी सेल वॉल बनी है, सेल्यूलोज नाम का एंजाइम यूज करना पड़ेगा। फंगस से अगर आप डीएनए को जेनेटिक मटेरियल को बाहर निकालना चाहते हो तो काइटिनेज इस एंजाइम का यूज करना पड़ेगा, जो कि काइटिन से बनी हुई उसके सेल वॉल को ब्रेक करता है, सही है। जब आप ये चीज करते हो तो इस डीएनए के साथ सिर्फ यहाँ पे डीएनए नहीं है, सेल के अंदर आरएनए भी है, सेल के अंदर यहाँ पे आरएनए भी है, सेल के अंदर आरएनए भी है यहाँ पे, है ना, ये आरएनए भी सेल के अंदर है, सेल के अंदर प्रोटीन्स भी है। आप चाहते हो कि सिर्फ डीएनए आपको मिले तो आपको इस आरएनए प्रोटीन को डाइजेस्ट करना पड़ेगा। आरएनए को डाइजेस्ट करने के लिए आप राइबोन्यूक्लियस नाम का एंजाइम लोगे, प्रोटीन को यूज कर डिस्ट्रॉय करने के प्रोटीज नाम का एंजाइम लोगे, डीएनए को भाई प्रेसिपिटेट कर दोगे आप, कैसे, उसके ऊपर चिल्ड इथेनॉल डालोगे तो डीएनए प्रेसिपिटेट हो जाएगा। डीएनए जो प्रेसिपिटेट होगा दैट सेपरेट्स आउट एंड कैन बी रिमूव्ड बाय स्पूलिंग। फिर आप क्या करोगे, स्पूलिंग से मतलब स्पून लोगे और उससे भाई डीएनए को ऊपर खींच लोगे, डीएनए आपके हाथ में आ जाएगा, ओके। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो इसी साल पूछा गया था, सही है,
ओके, अब बढ़ रहे हैं आगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि डीएनए हमने बाहर तो निकाल लिया, फिर मैंने क्या कहा, डीएनए को कट करना पड़ेगा। डीएनए इज कट एट अ स्पेसिफिक लोकेशन बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस नाम का एंजाइम जो है ये इसको कट कर देता है, सही है। सो डिस्कवरी कैसे की रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की? सो 1963 में दो एंजाइम्स डिस्कवर किए गए ई कोलाई से। अब होता क्या है बेटा, ये मान लो ये ई कोलाई का बैक्टीरिया है, इस ई कोलाई के बैक्टीरिया को ये जो बैक्टीरियोफेज है, ये जो बैक्टीरियोफेज है ये इन्फेक्ट करता है। ये बैक्टीरियोफेज मतलब ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, ये बैक्टीरियोफेज इसको इन्फेक्ट करता है। अब इससे बचाने के लिए क्या होता है, ये जो बैक्टीरिया है खुद को बचाना चाहते हैं बैक्टीरियोफेज से, इसलिए ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस नाम का एंजाइम सीक्रेट करता है इसके अंदर। तो जैसे ही बैक्टीरियोफेज इसके अंदर आ जाता है तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो कि बैक्टीरिया ने बनाया ये इसको मार देता है, इसके डीएनए को कट कर देता है। इससे हमें पता चला कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से हम डीएनए को कट कर सकते हैं, सही है। इस तरीके से रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की डिस्कवरी की गई। तो यहाँ पे देखो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट्स द पैलिंड्रोम ऑफ अ वायरस, वायरस के डीएनए में जो पैलिंड्रोम सीक्वेंस होता है उसको वो कट कर देता है, खुद को बचा लेता है। बात ये हो रही है कि जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है इसने बैक्टीरिया का जो डीएनए था उसको क्यों नहीं कट किया? क्योंकि बैक्टीरिया के डीएनए को मिथालेज नाम का एंजाइम प्रोटेक्ट करता रहता है उसके बॉडी में। फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस दैट वाज कैरेक्टराइज्ड वाज HindII। अलग अलग टाइप के रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस नाम के एंजाइम डिस्कवर किए गए। जो सबसे पहली बार जिसका सीक्वेंस अपन ने प्रॉपर्ली स्टडी किया उसका नाम है HindII रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, सही है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से डिराइव किया गया था बेटा, ओके। नाउ अब देखते हैं कन्वेंशन फॉर नेमिंग द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है इनके नाम कैसे रखेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल एक का नाम है ई कोला RY13, ओके। इको R1, देखो इको R1 ये एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। इको R1 कम्स फ्रॉम द इस्चेरिशिया कोला RY13। तो हम देखते हैं कि ये जो नाम है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का ही नाम है, एक एंजाइम है जो कि डीएनए को कट करता है, उसको आप बैक्टीरिया से बाहर निकाल सकते हो। इसका नाम हमने दिया इको R1। तो हम समझ लें कि इसको यही नाम क्यों दिया। सो इसका फर्स्ट लेटर आपको बता रहा है कि ये ई कोलाई से डिराइव्ड है, सही है। सेकंड टू लेटर फ्रॉम द स्पेसीज ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल फ्रॉम व्हिच द एंजाइम इज आइसोलेटेड, मतलब इस्चेरिशिया के बहुत सारे अलग अलग स्ट्रेन्स हैं। ये बात हो रही है इस्चेरिशिया कोलाई के बारे में। तो इस्चेरिशिया कोलाई नाम के स्ट्रेन से इस पर्टिकुलर एंजाइम को डिराइव किया गया है। आर आर इज द स्ट्रेन ऑफ ई कोलाई RY13। तो इसका जो स्ट्रेन है इसका नाम है RY13 से ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हमने डिस्कवर किया है। रोमन नंबर फॉलोइंग द नेम, यहाँ पे रोमन नंबर आ रहा है दैट इज 1 है ना, रोमन नंबर 1 आ रहा है। फॉलोइंग द नेम इंडिकेट द ऑर्डर इन विच द एंजाइम वाज आइसोलेटेड, कि मतलब एक एक हम जैसे एंजाइम मतलब डिस्कवर करेंगे तो नाम देंगे 1 2 3 4 इस तरीके से। तो ये पूछा जाता है बेटा कि ये क्या बता रहा है आपको, RY ई के किसके लिए स्टैंड है, को किसके लिए स्टैंड है, आर किसके लिए स्टैंड करता है, आई किसके लिए स्टैंड करता है, ये आपको पूछा जाता है, सही है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ये करता क्या क्या है बेटा, ओके। रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस एंजाइम क्या करता है? न्यूक्लियस एंजाइम बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होता है एक्सोन्यूक्लियस, एक होता है एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम क्या करता है कि ये देखो, ये रहा आपका डीएनए है ना, ये रहा आपका डीएनए। अब इस डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड्स है एंड से निकालने का काम एक्सोन्यूक्लियस नाम का एंजाइम करता है। एक्सोन्यूक्लियस, एक्सो मतलब आउटर साइड में डीएनए के न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करता है, जबकि एंडोन्यूक्लियस अंदर के साइड के डीएनए को भाई कट करके देता है। मतलब एंडोन्यूक्लियस अंदर के रीजन में, मतलब इस रीजन में कट करेगा, इस पर्टिकुलर रीजन में कट करेगा, इस पर्टिकुलर रीजन में कट करेगा, जबकि एक्सोन्यूक्लियस जो है, एक्सोन्यूक्लियस आउटर साइड में कट करेगा, कुछ इस तरीके से, सही है। एंडोन्यूक्लियस मेक द कट एज स्पेसिफिक विदिन द डीएनए, एक्सोन्यूक्लियस रिमूव्स द न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड्स ऑफ द डीएनए, सही है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में डिटेल में बात करते हैं, देखो किस तरीके से बात यहाँ पे कर रहे हैं हम, ओके, ध्यान से। So restriction endonuclease recognizes a specific palindrome। अब एक सीक्वेंस होता है बेटा जिसे हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डीएनए के बीच में जाता है और पैलिंड्रोम नाम का एक सीक्वेंस होता है, उस सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करता है। देखो, it identify recognizes specific palindromic nucleotide sequence in the DNA. Sticky ends are formed that can be joined by the DNA ligase. इको R1 recognize the 5-GAATTC3, इस पर्टिकुलर पैलिंड्रोम सीक्वेंस का वो इसको इसे ही कट करता है। When cut by the same restriction enzyme, the resultant DNA fragment have the same kind of sticky ends and these can be joined together using DNA ligase। अब ये चीज क्या बोलिया, देखो इसी चीज को मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि ये चीज यहाँ पे क्या बोली गई है। तो देखो, ओके, तो देखो ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे, एक मिनट बेटा, हाँ सही है, ये बात करते हैं। ये देखो,
ओके, ये रहा प्लाज्मिड। आप क्या करोगे, सबसे पहले रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस लेंगे, वही इको R1 वाला। ओके, ये क्या करता है, इस पर्टिकुलर पैलिंड्रोम सीक्वेंस को ये कट करता है। ये डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है प्लाज्मिड मतलब। ओके, और इसे हम कह रहे हैं, अब यहाँ पे कई सारे न्यूक्लियोटाइड होंगे, लेकिन ये पर्टिकुलर सीक्वेंस देखो, यहाँ पे क्या है, GAATTC, और उस यहां से आप पढ़ोगे तो GAATTC। सही है, तो ये जो सीक्वेंस, इसे हम कहते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। ओके, मतलब 5' to 3' 3' to 5' से सेम रीड किया जाता है, GAATTC GAATTC। इको R1 इस पर्टिकुलर पैलिंड्रोम को डिटेक्ट करता है। हर एक जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होता है, तो उसके अलग अलग पैलिंड्रोम्स होते हैं। ये इको RY के बारे में हम पढ़ रहे हैं। सही है, ये क्या करता है, देखो कुछ इस तरीके से कट करता है। देखो, तो यही बात कह रहे थे कि जो रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस एंजाइम है, ये पैलिंड्रोम सीक्वेंस को कुछ इस तरीके से कट कर देता है। सही है, और प्लाज्मिड आपका खुल गया। ओके, फिर क्या करोगे, ये आपका डीएनए है, आपके बीटा सेल का, इसके पास भी पैलिंड्रोम सीक्वेंस होते हैं बेटा। अब वही एंजाइम आप यहाँ पे यूज करोगे, सेम एंजाइम, ध्यान से देखो, सेम एंजाइम आप यूज करोगे। यहाँ पे देखो, जब आपने एंजाइम यूज किया तो यहाँ पे कुछ लूज एंड फॉर्म हुए, कुछ लूज एंड फॉर्म हुए, इसे स्टिकी एंड्स कहते हैं। ओके, ये देखो TAA है ना, TAA, इसे हम स्टिकी एंड कहते हैं। अब सेम एंजाइम आपको यूज करना है डीएनए को कट करने के लिए ह्यूमन का। ये देखो कट कर रहा है यहाँ पे, बिल्कुल देखो किस तरीके से कट कर रहा है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरीके से कट करता है। देखो, ओके, ये देखो आपने ये यूज किया, ये देखो ये कट गया है ना। फिर से आप फिर से इसका यूज करोगे, ये कट करते हो जाएगा, डीएनए के ऊपर आप डाल दोगे, ये इस तरीके से कट करना शुरू कर देगा बेटा, है ना। ये इसे हम मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को। ओके, तो ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये आपके डीएनए है, आपके डीएनए का इंसुलिन जीन है, जिसको हमने बाहर निकाल दिया। ये देखो ब्लू कलर, ये जो है ना, ये इंसुलिन जीन है बेटा। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे फिक्स कर देंगे। ये देखो यहाँ पे फिक्स हो गया। फिर हम क्या करेंगे, डीएनए लाइगेस लाएंगे और इसको यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। सही बात हो रही। तो देखो अब बढ़ते हैं आगे कि क्या बात हो रही है। तो यही बात की गई यहाँ पे कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम है बेटा, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइजेस स्पेसिफिक पैलिंड्रोम। तो अभी जो हमने बात की है यहाँ पे GAATTC, वो किसके बारे में बात की, देखो इको R1 के बारे में। इको R1 ने 5-GAATTC3 को डिटेक्ट किया, वहां पे जाके उसने कट किया। सेम एंजाइम से हमने कट किया, सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से हमने डीएनए को हमारे कट किया, तो स्टिकी एंड्स बने। स्टिकी एंड्स को हमने डीएनए लाइगेज से ज्वाइन कर दिया, जो अब प्लाज्मिड बना, उसे हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। सही है, अब देखते हैं आगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ अ डीएनए फ्रैगमेंट। अब बात क्या हो रही है बेटा, तो यहां तक बात समझ लो आप। सबसे पहले इतनी बात समझ लो कि हमने रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बना दिया। रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बनाने से पहले हमने क्या किया, हमने डीएनए का फ्रैगमेंट कट कर लिया था। आपको पता है ना, इंसुलिन का जीन हमने कट कर दिया। तो प्लाज्मिड बनाने से पहले इस स्टेप का यूज किया जाता है। आई रिपीट, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बनाने से पहले इस स्टेप का यूज किया जाता है, जहां पे आप ये आइडेंटिफाई करते हो कि इंसुलिन का जीन आपका कौन सा है, क्योंकि डीएनए कट जाएगा बेटा। जगह जगह पे पैलिंड्रोम सीक्वेंस लोकेटेड है, तो डीएनए के कई सारे फ्रैगमेंट आपको दिखाई देंगे। आपको इतने बड़े फ्रैगमेंट में ये पता ही नहीं है कि इसमें इंसुलिन का जीन कौन सा है। उसको आइडेंटिफाई करने के लिए इस टेक्निक का यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज अगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। सो फ्रैगमेंट्स कट्स बाय द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आर सेपरेटेड बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। कई सारे फ्रैगमेंट आ गए, आपके पास हजारों फ्रैगमेंट्स आ गए, उसको सेपरेट करने का काम भाई आप यहाँ पे करते हो। इसको सेपरेट करने का काम यहाँ पे आप करते हो। ओके, सो फ्रैगमेंट्स कट्स बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आर सेपरेटेड बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ध्यान से देखो अब यहाँ पे क्या हो रही है, डीएनए फ्रैगमेंट्स आर निगेटिवली चार्ज। डीएनए फ्रैगमेंट निगेटिवली चार्ज होते हैं। इसको क्या करते हो आप, यहाँ पे क्या करते हो आप, अगारोज जेल लेते हो। ये देखो कुछ इस तरीके से रहता है, इसके ऊपर आपने क्या किया, इसके ऊपर आपने डीएनए के फ्रैगमेंट डाल दिए। ओके, कई अलग अलग तरीके से डीएनए के फ्रैगमेंट आपने डाल दिए। सही है, फिर क्या होता है, डीएनए फ्रैगमेंट निगेटिवली चार्ज है, आप यहाँ पे लगा देते हो, आप इधर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लगा देते हो, आप इधर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लगा देते हो, है ना। आपने इधर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लगा दिया, तो डीएनए के फ्रैगमेंट यहाँ पे आना शुरू हो जाते हैं। सही है, तो जो छोटा फ्रैगमेंट रहेगा, जो छोटा फ्रैगमेंट रहेगा वो इसके नजदीक आ जाएगा, है ना, भागते भागते। जो बड़ा रहेगा वो पीछे रहेगा। तो यहाँ पे ये बात हो रही है कि डीएनए फ्रैगमेंट्स आर सेपरेटेड बेस्ड ऑन द साइज, बेस्ड ऑन द साइज डीएनए के फ्रैगमेंट सेपरेट होते हैं। सही है, ओके। और फिर यहाँ पे डीएनए के बैंड्स हमें दिखाई देते हैं, द सेपरेटेड बैंड्स ऑफ डीएनए। यहाँ पे बैंड्स हमें डीएनए के दिखाई देंगे, जहाँ पे बड़े साइज के डीएनए पीछे दिखाई देंगे, छोटे साइज के डीएनए आगे दिखाई देंगे। द सेपरेटेड बैंड्स ऑफ द डीएनए कट फ्रॉम द अगारोज जेल। इसको हम अगारोज जेल से कट कर लेते हैं, और फिर हम इसको क्या करते हैं, देखो इसको हम यूवी लाइट में देखते हैं और हमें ऑरेंज कलर का यहाँ पे डीएनए के फ्रैगमेंट्स दिखाई देते हैं। अगर मैं आपको ये भी दिखाने की कोशिश करूं तो मुझे 1 सेकंड का वक्त देना, मैं आपको एग्जैक्टली दिखाता हूँ कि यहाँ पे होता क्या है बेटा। ओके,
एक मिनट मुझे वक्त देना, तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि ये चीज़ एग्जैक्टली किस तरीके से होती है। ये सब चीज़ें हमने पढ़ी है। सो यहाँ पे देखो बेटा, ओके, ये देखो, तो डीएनए के फ्रेगमेंट्स मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं। डीएनए के फ्रेगमेंट्स मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रोड मैंने लगा दिए हैं। अब क्या हो रहा है देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, ये जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स है इस तरीके से सेपरेट होते हुए जा रहे हैं जेल में से। ओके भाई, ओके। फिर मैं क्या करूंगा, एक पेपर लूंगा, उस पेपर में मुझे पता है कि इंसुलिन का जीन कौन से लेवल पे आता है, तो अगर ये इंसुलिन का जीन है तो उसको मैं निकालूंगा कुछ इस तरीके से, सही है। तो यहाँ पे देखो, फिर हम इसके ऊपर इथिडियम ब्रोमाइड डालते हैं। इथिडियम ब्रोमाइड डालते हैं और अल्ट्रावायलेट लाइट में देखते हैं तो हमें ये ऑरेंज कलर के यहाँ पे फ्रेगमेंट्स दिखाई देते हैं। ये बात हो रही है बेटा, है ना। ओके, चलो, तो देखो भाई इस तरीके से, सो इथिडियम ब्रोमाइड डालेंगे, फिर हमें यहाँ पे अल्ट्रावायलेट राइज में डीएनए के फ्रेगमेंट दिखाई देंगे। ये जो जेल है सीविंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है, मतलब ये जो जेल है ना, जेल किस तरीके से बना रहता है, जेल का इंटरनल स्ट्रक्चर इस तरीके से सीव के जैसे रहता है, इस तरीके से, है ना। इसके अंदर से डीएनए के फ्रेगमेंट सेपरेट होते जाते हैं बेस्ड ऑन द साइज। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यहाँ पे बन जाता है बेटा, सही है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्लोनिंग वेक्टर। सो क्लोनिंग वेक्टर प्रोड्यूसेस मल्टीपल कॉपीज ऑफ अ डिजायर्ड जीन। तो यहाँ पे आपको, आपने क्या किया, इंसुलिन का जीन आपको पता चल गया कि ये देखो, ये मेरे पास है इंसुलिन का जीन। अब आप क्या करोगे, अब आप यहाँ पे प्लाज्मिड या बैक्टीरियोफेज का यूज करोगे और इस इंसुलिन जीन की कई सारी कॉपीज आप बना सकते हो। ओके, राइट। तो हमने क्या देखा था, याद करो, प्लाज्मिड को हमने बाहर ही निकाला, उस प्लाज्मिड के ऊपर हमने इंसुलिन का जीन लगा दिया था। तो ये जो प्लाज्मिड है उसे हम वेक्टर कहते हैं, जो बैक्टीरिया के अंदर अपना जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो लेके जा रहा है। अब इसके कुछ फीचर्स है जो इसके पास होने चाहिए। इसके पास क्या क्या होना चाहिए, देखो, इसके पास ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन होना चाहिए। दिस इज द सीक्वेंस फ्रॉम वेयर द रिप्लिकेशन स्टार्ट। क्योंकि यहाँ पे देखो मैं क्या करता हूँ, देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, देखो अब तक की कहानी आपको समझ में आई कि ये रहा भाई बैक्टीरिया, है ना। इस बैक्टीरिया से हमने प्लाज्मिड बाहर निकाला, नहीं तो हम प्लाज्मिड को लैब में भी बनाते हैं, पीबीआर 3T2 वाला। ये देखो प्लाज्मिड। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, मेरा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, मेरा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ये मैंने इसके ऊपर लगा दिया, है ना। फिर मैं क्या करूंगा, इस प्लाज्मिड को इसके अंदर डाल दूंगा बैक्टीरिया में। जब बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करेगा तो ये भी मल्टीप्लाई करेगा और इस तरीके से भाई इसकी मल्टीपल कॉपीज बनेगी। तो यहाँ पे बात ये हो रही है कि ये जो प्लाज्मिड है इसके पास ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन होना चाहिए। दिस इज अ सीक्वेंस फॉर्म वेयर रिप्लिकेशन, क्योंकि तभी प्लाज्मिड भाई रिप्लिकेट करेगा। अगर किसी प्लाज्मिड के पास ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन मतलब एक पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस रहता है, वहां पे ही आपको इसको ज्वाइन करना होता है। अगर ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन नहीं है, मतलब ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन नहीं है, तो प्लाज्मिड भाई मल्टीप्लाई नहीं करेगा, सही है। इसको तो पैरेंडम सीक्वेंस के ऊपर आप जोड़ दोगे, लेकिन यहाँ पे इसके पास, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे इसके पास एक ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन होना चाहिए, तभी ये प्लाज्मिड मल्टीप्लाई करता है। सो ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन इज रिस्पांसिबल फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर ऑफ डीएनए। इसका ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन ये डिटरमाइन करता है कि ये कितनी बार रिप्लिकेट होगा, मतलब इसकी कितनी कॉपीज बनेगी बैक्टीरिया के अंदर जाने के बाद। फॉरेन डीएनए लिंक टू द ओरा आल्सो रिप्लिकेट्स व्हेन वेक्टर डीएनए रिप्लिकेट। अगर यहाँ पे फॉरेन डीएनए को अपने ओरा के पास ज्वाइन कर दिया, तब जाके वो खुद को रिप्लिकेट करना शुरू कर देता है। क्लोनिंग साइट, वेक्टर प्रिफरेबली शुड हैव सिंगल, यहाँ पे बात हो रही है वेक्टर प्रिफरेबली शुड हैव सिंगल रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस। देखो यहाँ पे वेक्टर के पास क्या होना चाहिए, वेक्टर शुड हैव प्रिफरेबली सिंगल रिकॉग्निशन साइट फॉर द कॉमनली यूज्ड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। मान लो कि यहाँ पे मैंने बात की कि ये प्लाज्मिड है, मान लो यहाँ पे मैंने बात की कि ये प्लाज्मिड है बेटा, है ना। इस प्लाज्मिड के बारे में मैंने कहा कि इसके पास एक पैलिंड्रोम नाम का सीक्वेंस होता है, लेट्स से कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है यहाँ पे। ओके, तो बात ये हो रही है कि जब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आता है तो इस पैलिंड्रोम के ऊपर इसको कट कर देता है, लेकिन यहाँ पे लेट्स से कि इसके पास मोर देन वन रिकॉग्निशन साइट है, और ज्यादा कई सारे पैलिंड्रोम्स है, तो ये क्या करेगा, रिस्ट्रिक्शन ने इसको यहाँ पे भी कट कर देगा, यहाँ पे भी कट कर देगा, इसके टुकड़े टुकड़े बन जाएंगे। तो इसलिए एनसीईआरटी कहती है कि इसके पास प्रिफरेबली शुड हैव अ सिंगल रिकॉग्निशन साइट इसके पास होनी चाहिए, क्योंकि अगर ज्यादा रिकॉग्निशन साइट होगी तो इसको भाई कट लग जाएंगे कई सारे, सही बात है। ये देखो भाई, ओके नाउ अब आके बढ़ते हैं। पीबीआर 3T2 नाम का एक प्लाज्मिड है बेटा, जिसको इन साइंटिस्ट ने लैब में बनाया। किसने बनाया, बॉलिवर और रॉड्रिग्स। पीबीआर, बॉलिवर और रॉड्रिग्स ने इस प्लाज्मिड को बनाया, नाम दिया पीबीआर 3T2, सही है। पीबीआर 3T2 इज द प्लाज्मिड एंड इट इज द मोस्ट यूज क्लोनिंग वेक्टर ऑफ इकोलाई के अंदर डाल। हम बहुत बार इंसुलिन किसी भी जीन ऑफ इंटरेस्ट को अगर इकोलाई के अंदर डालना है तो इस प्लाज्मिड का हम यूज करते हैं। सो एम्फीसेलिन रजिस्टर एंड टेक्लोस्ट्राइक्लिन रजिस्टर इसके पास होते हैं। देखो ये पीबीआर 3T2 नाम का प्लाज्मिड है, इसके पास क्या क्या है। अभी हमने कहा कि किसी भी प्लाज्मिड के पास या किसी भी वेक्टर के पास ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन होना चाहिए, तो इसके पास ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन है, सही है। इसके पास आरओपी रीजन ही है जिसको कहते हैं रिप्लिकेशन ऑफ
आरओपी कोर्स फॉर द प्रोटीन्स इन्वॉल्व इन द रिप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। ओके, तो यहां से प्रोटीन्स बनते हैं जिसके वजह से ये भाई रिप्लिकेट कर पाता है। और क्या क्या है इसके फीचर, इसके फीचर्स अगर मैं देखूं PBR322 के, इसके पास है एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। सही है, उसके ऊपर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन के ऊपर ये काम करता है बेटा BAMH1 नाम का एंजाइम, बाम एंड साल। ये दोनों एंजाइम जो है इनके पैलिंडोम सीक्वेंस यहाँ पे लोकेटेड है, इसका यहाँ पे लोकेटेड है, ये इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या हो गया, BAMH1 नाम का अगर मैंने इंडोन्यूक्लियस यूज किया, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस यूज किया, तो वो यहाँ पे कट करेगा, मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट मैं यहाँ पे लगा दूंगा। जब मैं ऐसा करूंगा तो जाहिर सी बात है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस का जीन ये तो कट हो गया, तो ये टेट्रासाइक्लिन से ये मर जाएगा प्लाज्मिड। सही है, देखते हैं आगे, चिंता मत करो, बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन थोड़ा इसको पेशेंस के साथ पढ़ना पड़ता है बेटा। ओके, पेशेंस के साथ पढ़ना पड़ता है, ये चैप्टर थोड़ा कंसेप्चुअल चैप्टर है। सही है, तो इसके पास एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है, इसके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस भी जीन है, ये दो बातें हमने देखी। यहाँ पे देखो सिलेक्टेबल मार्कर्स, ये जो एंटीबॉडी रेजिस्टेंस जीन है इसे हम कहते हैं सिलेक्टेबल मार्कर। सिलेक्टेबल मार्कर हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द ट्रांसफॉर्मर्स फ्रॉम द नॉन ट्रांसफॉर्मर। सिलेक्टेबल मार्कर हमारी हेल्प करते हैं ट्रांसफॉर्मर नॉन ट्रांसफॉर्मर को आइडेंटिफाई करने के लिए। किस तरीके से मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले पढ़ लो फिर मैं आपको दिखाता हूँ विजुअल्स। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन आर कंसीडर यूजफुल सिलेक्टेबल मार्कर्स फॉर द ई कोलाई। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन अलो द ग्रोथ ऑफ ओनली ट्रांसफॉर्मर्स इन द मीडिया। देखो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन हमें किस तरीके से हेल्प करता है, तो इसके मैं कुछ यहाँ पे आपको दिखाना चाहूंगा बेटा, है ना, कुछ चीज मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन आपकी हेल्प करता है, हेल्प करता है। देखो ओके, सो देखो ओके, सो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया है, एक है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, एक है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। सही है, एक के ऊपर हमने क्या किया है, यहाँ पे हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा दिया है। देखो फिर अगर हमने इसको बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया, सही है, अब ये ऐसा बैक्टीरिया है जिसके पास जो प्लाज्मिड है उसके पास डीएनए है, तो मैं कहता हूं कि ये जो है ये ट्रांसफॉर्मेंट है दोनों, मतलब दोनों ने PBR322 ले लिया। ये ऐसा ट्रांसफॉर्मेंट है जिसके पास रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है, ऐसा ट्रांसफॉर्मेंट जिसके पास भाई नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है। सही है, फिर क्या होता है, इसके ऊपर अगर मैं एम्पिसिलिन डालता हूं और टेट्रासाइक्लिन डालता हूं तो क्या होता है, देखो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेंट जो होता है इट इज गेट किल्ड बाय द एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन। यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, एक मिनट भाई। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं तो ये जो है इसका टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन अब इनएक्टिव हो गया है, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन येलो कलर का मैं मान रहा हूं यहाँ पे, तो वो इनएक्टिव हो चुका है क्योंकि उसके बीच में तो हमने हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा दिया, तो इट गेट्स किल्ड बाय द टेट्रासाइक्लिन बट नॉट बाय द एम्पिसिलिन। ओके, नाउ अब ये जो ट्रांसफॉर्मेंट है जिसके पास नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है, अब इसके पास भाई ये एम्पिसिलिन से भी नहीं मरेगा और ये टेट्रासाइक्लिन से भी नहीं मरेगा। ओके राइट, अब ये यहाँ पे जो बैक्टीरिया है इसने भाई प्लाज्मिड लिया ही नहीं अपना, तो ये भाई एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन से मर जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इनकी कॉलोनीज बनाते हैं, उसके ऊपर हम एंटीबायोटिक डालते हैं और भाई कौन सा मरता है कौन सा जिंदा रहता है, इस तरीके से हम ये फाइंड आउट करते हैं कि हमें जो चाहिए ये इसको हम सिलेक्ट कर पाते हैं इस तरीके से। ओके, ये बहुत ही शॉर्ट में मैं बता रहा हूं बेटा, बहुत ही ज्यादा शॉर्ट में मैं बता रहा हूं आपको। ओके, तो देखो व्हेन फॉरेन डीएनए इज लाइगेटेड एट द BAMH1 साइट ऑफ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टर। सो बात ये हो रही है कि यहाँ पे हमने प्लाज्मिड ले लिया, ये प्लाज्मिड ले लिया बेटा। ओके, अब यहाँ पे इसके पास क्या है, देखो इसके पास है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन और इसके पास है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, अभी हमने बात की। सो व्हेन फॉरेन डीएनए इज लाइगेटेड एट द BAMH1 साइट ऑफ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है। सही है, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फॉरेन डीएनए को यहाँ पे हम लाइगेट कर रहे हैं इसके पास। तो यहाँ पे एनसीईआरटी कह रहे हैं व्हेन फॉरेन डीएनए इज लाइगेटेड एट द BAMH1 साइट ऑफ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन एंड PBR322 रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड रूज द टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। अब ये जो प्लाज्मिड है इसका अपने टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन को कट कर दे, उसके बीच में अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा दिया, तो अब टेट्रासाइक्लिन के लिए ससेप्टेबल हो गया, इसके ऊपर आप टेट्रासाइक्लिन डालोगे तो ये मर जाएगा। सो कॉलोनीज दैट ग्रो ऑन द मीडियम कंटेनिंग बोथ द एंटीबॉडीज आर नॉन रिकॉम्बिनेंट। कॉलोनीज दैट ग्रो इन एम्पिसिलिन, इसके ऊपर आप एम्पिसिलिन डालो तो भाई ये जिंदा रहेगा क्योंकि इसके पास ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन तो है। ओके, लेकिन इसके ऊपर आप टेट्रासाइक्लिन डालोगे तो ये मर जाएगा। सही है, सो कॉलोनीज दैट ग्रो इन एम्फिसिलिन कंटेन मीडियम बट नॉट ऑन दैट कंटेनिंग द टेट्रासाइक्लिन आर कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेंट। ऐसे कॉलोनीज को हम सिलेक्ट कर लेते हैं प्लेटिंग मेथड के थ्रू। अगर आप इसको बहुत ज्यादा डिटेल में देखना चाहते हो तो मैंने आपको सर्च करना है बायोटेक्नोलॉजी वन शॉट लेक्चर डॉक्टर कुनाल, और आपको ये बहुत ब्यूटीफुल विजुअल से मैंने समझाया था, मतलब इसी को समझाने के लिए 1 घंटा लग जाता है बेटा। ओके,
सो इस तरीके से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन आपको हेल्प करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन सा रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है नहीं है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आर कॉल्ड एज अ सिलेक्टेबल मार्कर, एज सिलेक्शन मार्कर, एज इट हेल्प्स इन द सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट। अब ऐसे ही आप बीटा गैलेक्टोसाइडेज नाम के एंजाइम को भी एज अ सिलेक्टेबल मार्कर यूज कर सकते हो। बीटा गैलेक्टोसाइडेज हेल्प डिफरेंशिएट रिकॉम्बिनेंट्स फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट्स बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी टू प्रोड्यूस कलर। बेटा ध्यान से सुनो, ये जो चैप्टर है ना, ये बहुत बिखरा हुआ चैप्टर है। मैंने यहाँ पे आपको बहुत ब्यूटीफुली अरेंज किया है। ये सब चीजें बिखरी हुई पड़ी है इस चैप्टर में, मैंने यहाँ पे सब चीजें प्रॉपरली अरेंज की है बेटा, बहुत प्रॉपरली अरेंज की है। सिर्फ यहाँ पे आपको क्या करना है, ये टॉपिक और ये टॉपिक, इसका C3 का डिटेल लेक्चर देख लेना, तो आपको ये समझ में आ जाएगा बेटा। ओके, बहुत अच्छे से, मतलब आपको एनसीईआरटी जब पढ़ोगे तो बहुत इसमें हैपेसाइटली ये चैप्टर डिजाइन किया है एनसीईआरटी ने। मैंने यहाँ पे देखो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन के बाद बीटा गैलेक्टोसाइड एंजाइम का जीन यहाँ पे रख दिया, क्योंकि ये दोनों सिलेक्टेबल मार्कर है। तीसरा एंजाइम अलग जगह पे दिया एनसीईआरटी ने, इसके बारे में भी बात की है, तो इसको भी इसी जगह पे लिख लिया ताकि आप अच्छे से ग्रास्प कर पाओ। तो देखो बीटा गैलेक्टोसाइड एंजाइम helps to differentiate recombinants from non-recombinant on the basis of their ability to produce color. बीटा गैलेक्टोसाइड एंजाइम प्रोड्यूसर ब्लू कलर। बीटा गैलेक्टोसाइड एंजाइम जो होता है, बीटा गैलेक्टोसाइड जीन जो होता है, ये ब्लू कलर की कॉलोनीज बनाता है, ऐसा एंजाइम प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से ब्लू कलर की कॉलोनीज बन जाती है। A recombinant DNA is inserted within the coding sequence of the enzyme बीटा गैलेक्टोसाइड। जो हम जीन ऑफ इंटरेस्ट है ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाने वाले जीन के बीच में डाल देंगे, तो जाहिर सी बात है अब बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनेगा क्योंकि जीन तो डीएक्टिवेट हो गया। इससे कहते हैं हम इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, है ना। सो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइड डू नॉट प्रोड्यूस एनी कलर। सो जो कॉलोनीज कलर नहीं बना रही है वो रिकॉम्बिनेंट है, जो कॉलोनीज कलर बना रही है वो नॉन रिकॉम्बिनेंट है। इस तरीके से कॉलोनीज हैविंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए डू नॉट प्रोड्यूस एनी कलर, लेकिन जो कॉलोनी ब्लू कलर बना रही है इसका मतलब उन्होंने आपका जीन लिया ही नहीं, उसका इनएक्टिवेशन हुआ ही नहीं। ऐसे ही एम्फीसिन रेजिस्टेंट जीन का भी हम सिलेक्टेबल मार्कर एज ए सिलेक्टेबल मार्कर यूज कर सकते हैं। इफ अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए बेयरिंग जीन फॉर अ रेजिस्टेंस टू एन एंटीबायोटिक इज ट्रांसफर इनटू इक्वलाइज सेल, तो आपने क्या किया, एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए लिया। ओके, आपने क्या किया कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन प्लाज्मिड के अंदर डाला और वो प्लाज्मिड बैक्टीरिया के अंदर डाला, तो क्या होगा, तो अब वो बैक्टीरिया भी रजिस्टर्ड हो गया एंटीबायोटिक के लिए। सही है। ओके, सो व्हेन ट्रांसफर सेल आर स्प्रेड ऑन अगर प्लेस कंटिन्यू एम्फीसिली ओनली ट्रांसफॉर्मेंट विल गो। ओके, जिसके पास अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, मतलब जिसके पास एम्फीसिलिन रेजिस्टेंट जीन है वही ग्रो करेगा, दूसरे वाले सब मर जाएंगे। इस तरीके से एम्फीसिलिन रेजिस्टेंट जीन डाल के भी आप रिकॉम्बिनेंट सेल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। सही है। ओके, नाउ वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन इन प्लांट और एनिमल। बात ये हो रही है कि अभी हमने कहा कि हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट लिया था इंसुलिन, जो बैक्टीरिया के हमने अंदर डाल दिया। एनसीईआरटी कहती है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैक्टीरिया को आप मॉडिफाई कर सकते हो, आप प्लांट सेल को भी मॉडिफाई कर सकते हो, आप एनिमल सेल को भी मॉडिफाई कर सकते हो। तो बैक्टीरिया के अंदर आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट डालने के लिए आपने किसे बोला, प्लाज्मिड को बोला कि भाई तू बाहर आ, मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट लेके बैक्टीरिया के अंदर चला जा। ओके, ऐसे ही आप एग्रोबैक्टीरियम नाम के बैक्टीरिया का यूज कर सकते हो, उसके पास आपका डीएनए या जेनेटिक मटेरियल दे दो, वो प्लांट सेल के अंदर आप डाल सकते हो। अगर रेट्रोवायरस का आप यूज करोगे तो रेट्रोवायरस का यूज करके आप एनिमल सेल के अंदर आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल सकते हो। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्रोबैक्टीरियम का यूज करके प्लांट सेल को मॉडिफाई किया जा सकता है, रेट्रोवायरस का यूज करके एनिमल सेल को मॉडिफाई किया जा सकता है। एडिशनल चीज जो कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में दी है कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में BAC और YAC दैट इज बैक्टीरिया आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम इन पर्टिकुलर वेक्टर का यूज किया जाता है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिशियंस, जिसका हम यूज करते हैं प्लांट सेल को मॉडिफाई करने के लिए। सो ये क्या है, इट इज द पैथोजन ऑफ डाइकॉट प्लांट। ये डाइकॉट प्लांट का पैथोजन है। ये क्या करता है, इट ट्रांसफर्स इट्स tDNA इनटू प्लांट सेल एंड ट्रांसफॉर्म नॉर्मल प्लांट सेल इनटू ट्यूमरस प्लांट सेल। ये क्या करता है बेटा, आपके ये इसके पास होता है tDNA दैट इज ट्यूमर डीएनए। अगर ये प्लांट सेल को अगर इन्फेक्ट करता है तो प्लांट सेल के रूट में ट्यूमर आ जाता है। ओके, मॉडिफाइड TI प्लाज्मिड ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड इज यूज्ड एज अ वेक्टर टू डिलीवर जीन ऑफ इंटरेस्ट इनटू प्लांट सेल। अब यही प्लाज्मिड को हमने मॉडिफाई कर दिया और इसी प्लाज्मिड का हम यूज करते हैं कि अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट प्लांट रूट के सेल के अंदर डिलीवर करने के लिए। तो ये है भाई एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिशियंस। रेट्रोवायरस देखो, रेट्रोवायरसेस हैव द एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म नॉर्मल एनिमल सेल इनटू कैंसर सेल। तो अगर कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट आप एनिमल सेल के अंदर डालना चाहते हो, कोई आपके पास कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट है, मान लो उसको आप किसी चूहे के अंदर डालना चाहते हो, तो आप रेट्रोवायरस का यूज करोगे। सही, रेट्रोवायरस से सबसे पहले डिसआर्म करेंगे हम। ओके, एंड देन इट इज यूज्ड टू डिलीवर द डिजायरेबल जीन इनटू एनिमल सेल। ओके,
इस तरीके से बात यहाँ पे हो रही है। नाउ चलो अब आगे बढ़ते हैं। सही। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कंपिटेंट होस्ट। एक कंपिटेंट होस्ट मतलब क्या? होस्ट सेल मस्ट बी मेड कंपिटेंट टू टेक अप द डीएनए। बात यहाँ पे क्या हो रही है पता है? यहाँ पे बात क्या हो रही है पता है? यहाँ पे बात यहाँ तक आप पहुंचे बेटा, यहाँ पे बात यहाँ तक आप पहुंचे जो हमने बात की थी ना अभी। ये देखो मैं आपको बताता हूँ, जो शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि बहुत केयरफुली देखो। ओके, एक बार मैं इसको फिर से दिखा रहा हूँ आपको ताकि चीजें क्लियर हो आपके लिए। देखो हमने क्या किया था बेटा, यहाँ पे हमने बीटा सेल लिया था, सही है। तो हमने यहाँ पे बीटा सेल लिया, ओके, यहाँ पे डीएनए निकाला, ओके, अलग अलग एंजाइम हमने यूज किए डिपेंडिंग ऑन द होस्ट सेल। ओके, फिर हम क्या करते हैं, इसको भाई कट कर देते हैं। ये रहा एंडोन्यूक्लियस, ओके, इंसुलिन का जीन आ गया। ऐसे कई सारे फ्रेगमेंट बन जाएंगे, ओके, कई सारे यहाँ पे फ्रेगमेंट बन जाएंगे। तो आपको कैसे पता कि यही इंसुलिन का जीन है? इसके लिए आप अगारो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं आप। ओके, फिर क्या करते हो आप ये देखो, ये प्लाज्मिड अपने इससे बाहर निकला, या तो फिर लैब में बनाया हुआ प्लाज्मिड भी आप यूज कर सकते हो। फिर क्या करते हो आप, इसको यहाँ पे कट कर लेते हो और इस जीन को इसके अंदर डाल देते हो। और फिर ये जो प्लाज्मिड बना, हमने क्या कहा था, ये तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। अब इसको आप इसके अंदर डाल दोगे, आप ये देखो इसको इसके अंदर डाल दोगे, तो एनसीईआरटी कहती है कि ये लेता नहीं है भाई इसको। एनसीईआरटी कहती है कि ये जो होस्ट सेल है इसको अब लेने से मना कर देता है। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए ये देखते हैं। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, ये बात हो रही है यहाँ पे। सो डीएनए हाइड्रोफोलिक मॉलिक्यूल होता है, ओके, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल होता है, और वो यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बैक्टीरिया सेल के अंदर जाने के लिए मना कर देता है। फिर हम ट्रांसफॉर्मर नाम की टेक्निक यूज करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? इट इज द प्रोसीजर थ्रू विच अ पीस ऑफ डीएनए इज इंट्रोड्यूस इनटू होस्ट बैक्टीरिया। फिर हमें इस होस्ट जो है, जो बैक्टीरिया है, उसको बोलना पड़ेगा कि भाई मेरा रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड तू ले ले। तो वो हमें क्या करना पड़ेगा, टू पास द डीएनए इनटू द होस्ट सेल, ट्रीट द बैक्टीरियल सेल विद अ डाइवैलेंट कैटायन। जैसे कि कैल्शियम से हम इस बैक्टीरियल सेल को ट्रीट करेंगे, जिसकी वजह से उसके सेल वॉल में छोटे छोटे छेद हो जाएंगे। उस छेद में से हम डीएनए को अंदर डाल देंगे, सही है। अब बात होगी, लेकिन अभी भी क्या करते हैं सेल, ये जो प्लाज्मिड है दैट इज रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया सेल के अंदर तो जाएगा, लेकिन उसको वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। मतलब शादी होने के बाद बहू तो घर पे आ गई, लेकिन बहू को अपना नहीं माना, सही, ये बात हो रही है। तो एनसीईआरटी कहते हैं उसके बाद आपको और कुछ करना पड़ेगा, टू एनेबल द बैक्टीरियल सेल टेक अप द डीएनए। इसके लिए आपको हीट शॉक ट्रीटमेंट देनी पड़ती है, जहां पे आप उस बैक्टीरियल सेल को हीट देते हो, उसके बाद बहुत ठंडा टेम्परेचर देते हो, फिर से हीट कर देते हो, इस तरीके से। इसे कहते हैं हीट शॉक ट्रीटमेंट, जहां पे जिसके वजह से हीट शॉक ट्रीटमेंट एनेबल्स द बैक्टीरिया टू टेक अप द डीएनए, फाइनली उसको अपना मान लेता है। मान लो आपको बैक्टीरिया के अंदर डीएनए नहीं डालना है, आपको जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए ये डालना है एनिमल सेल के अंदर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप माइक्रो इंजेक्शन टेक्निक का यूज कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप माइक्रो इंजेक्शन टेक्निक का यूज करो। माइक्रो इंजेक्शन टेक्निक आप यूज करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डायरेक्टली आप एनिमल सेल के अंदर डाल सकते हो, सही है, डायरेक्टली आप एनिमल सेल के अंदर डाल सकते हो। प्लांट सेल के अंदर अगर रिकॉम्बिनेंट डीएनए आपको डालना है तो आपको बायोलिस्टिक और जीन गन टेक्निक का यूज किया जाएगा। अब इसमें क्या होता है, जीन गन टेक्निक में हम क्या करते हैं कि ये जो डीएनए, ये जो छोटा सा डीएनए है, आप प्लांट सेल के अंदर डालना चाहते हो, इस डीएनए को आप क्या करते हो, यहाँ पे गोल्ड के ऊपर इसको लगा देते हो। फिर ये जो गोल्ड की जो बुलेट है इसके अंदर जोर से भेज देते हो, तो ये डीएनए इसके अंदर चला जाता है। called as a gene gun technique. Plants cells are bombarded with a high velocity of microparticles of gold or tungsten coated with a DNA. सही है। Disarm pathogen vector like retroviruses having recombinant DNA are used to infect the cell. ये भी हमने बात की थी, एनिमल सेल को मॉडिफाई करने के लिए हम रेट्रोवायरसेस का यूज कर सकते हैं, सही है बेटा। नाउ देखते हैं अब बाहर। तो फाइनली आपने क्या किया, आपने भाई आपका इंसुलिन का जीन बैक्टीरिया के अंदर भेज दिया, सही है। अब आप क्या करोगे, अब आप उसको मल्टीप्लाई करवाना चाहते हो बैक्टीरिया को, फिर इंसुलिन का जीन भी मल्टीप्लाई होगा और आपको हार्मोन दैट इज इंसुलिन हार्मोन मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे बात हो रही है हेटेरोलॉगस एक्सप्रेशन की। मतलब क्या हेटेरोलॉगस एक्सप्रेशन मतलब क्या है, देखो भाई नॉर्मली बैक्टीरिया तो इंसुलिन नहीं बनाता है, तो आपने आपका जीन उसके अंदर डाला, उसको बोला कि तू इंसुलिन बना, नॉर्मली नहीं बनाते, तो ऐसे होस्ट को हम कहते हैं हेटेरोलॉगस होस्ट, सही है। सो हेटेरोलॉगस एक्सप्रेशन refers to the expression of a gene in a host organism which does not necessarily have this gene. नेचुरली उसके इंसुलिन का जीन नहीं है। फॉर एग्जांपल इंसुलिन इज नॉट प्रोड्यूस्ड नेचुरली बाय द ई कोलाई, बट इफ इंसुलिन जीन इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द ई कोलाई, इट स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग इंसुलिन। सो हियर द ई कोलाई इज कॉल्ड अ हेटेरोलॉगस होस्ट व्हिच प्रोड्यूसेस अ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन, सही है। तो हेटेरोलॉगस होस्ट के बारे में बात की है एनसीईआरटी ने।
अब इसको क्या करेंगे, हम बायोरिएक्टर में डालेंगे। बायोरिएक्टर क्या है भाई, ये बैक्टीरिया के पास क्या है, इंसुलिन का जीन आ गया है। बायोरिएक्टर इट इज अ वेसल वेयर लार्ज वॉल्यूम दैट इज 1000 लीटर्स ऑफ हार्मोन हम प्रोड्यूस करते हैं और कल्चर कैन बी प्रोसेस। बायोरिएक्टर प्रोवाइड द ऑप्टिमल कंडीशन फॉर द डिजायर प्रोडक्ट। अब यहाँ पे अच्छी खासी ट्रीटमेंट देंगे हम बैक्टीरिया को कि भाई तू ग्रो कर, तेरे अंदर इंसुलिन का जीन है। द मोस्ट कॉमन यूज बायोरिएक्टर्स आर ऑफ स्टीयरिंग टाइप। स्टेरिंग टाइप का हम बायोरिएक्टर यूज करते हैं। स्टेरिंग टाइप ऑफ बायोरिएक्टर्स ये दो टाइप के होते हैं, एक होते सिंपल स्टीयर बायोरिएक्टर, एक होते स्पार्ज स्टीयर बायोरिएक्टर। स्पार्ज स्टीयर बायोरिएक्टर में क्या होता है बेटा, दिस है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, देखो पहले इसको देख लेते हैं। सिंपल स्टीयर्ड टैंक बायोरिएक्टर, इसके पास होता है स्टीयर विच हेल्प्स इन यूनिफॉर्म मिक्सिंग एंड अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन थ्रू आउट द बायोरिएक्टर। इसके पास एक स्टीयर होता है जो ऐसे घूमता हुआ रहता है, सही है। अब इसके डायग्राम भी दी है भाई एनसीईआरटी ने। ऐसा सिंपल सा बायोरिएक्टर होता है, इसके अंदर क्या होता है, ऐसे 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 घूमने वाला एक स्टीयर होता है, तो एक कल्चर को घुमाते हुए रहता है ताकि ऑक्सीजन यहाँ पे बना रहे, क्योंकि बैक्टीरिया को ग्रो करने का ऑक्सीजन चाहिए, सही है। और यहाँ पे स्पार्ज स्टीयर टैंक बायोरिएक्टर में क्या होता है, दिस हैज द इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर द ऑक्सीजन ट्रांसफर देन सिंपल स्टीयर टैंक। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक तरीके से उधर फॉर्म हो जाता है जिसकी वजह से ज्यादा ऑक्सीजन यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। एक सिंपल सा डिफरेंस दोनों के बीच में दिया है, अगर पूछा तो आपको पता चाहिए। फिर चलो भाई, इसने इंसुलिन आपको बना के दे दिया, तो जाके आप डायरेक्ट मार्केट में बेच दोगे नहीं। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग आपको क्या करना पड़ेगा, इंसुलिन को पहले प्यूरिफाई करना पड़ेगा, सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद उसके हम प्रिजर्वेटिव डालने पड़ेंगे, उसके बाद क्लिनिकल ट्रायल करना पड़ेगा कि आपने जो बनाया वो सही से बनाया नहीं बनाया, आपको क्वालिटी कंट्रोल करनी पड़ेगी। इससे कहते हैं डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, सही है। अब बात करते हैं पीसीआर टेक्निक की वजह से बारे में। जानबूझ के मैंने ये आखिर में टॉपिक लिया है क्योंकि इसको अगर बीच में मैं ले लेता तो आप कंफ्यूज हो जाते कि इसको क्यों किया। सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। बहुत सिंपल सा टॉपिक है। पीसीआर स्टैंड्स फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जहां पे हम डीएनए के जो जीन था अपना इंसुलिन का जीन, उसके आप मल्टीपल कॉपीज बना सकते हो, मल्टीपल कॉपी बना सकते हो, सही है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले जो डीएनए के जो स्ट्रैंड होते हैं उसको सेपरेट किया जाता है। डीएनए के स्ट्रैंड ऐसे चिपके हुए रहेंगे ना, सबसे पहले हम यहाँ पे हीट देंगे, फिर 95 डिग्री सेल्सियस। जैसे हीट देंगे तो ये जो डीएनए के स्ट्रैंड है ऐसे सेपरेट हो जाएंगे। फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्राइमर लगा देते बेटा। ओके, फिर प्राइमर क्या होता है, प्राइमर इज अ स्मॉल केमिकल सिंथेसिस ओलिगोन्यूक्लियोटाइड दैट आर कंप्लीटली कॉम्प्लीमेंट्री टू द रीजन ऑफ डीएनए। ये प्राइमर हमने आर्टिफिशियल लैब में बनाया है। आप अगर याद करोगे तो जब डीएनए का रिप्लिकेशन होता है तब भी हमें प्राइमर लगता है, तो यहाँ पे भी हमें प्राइमर लगता है, सही है। फिर यहाँ पे क्या होता है, हम यहाँ पे पॉलीमरेज नाम का एक एंजाइम डाल देते हैं, जिसके बाद इस पर्टिकुलर जीन की कॉपी बनना यहाँ पे शुरुआत हो जाती है, सही है। तो सबसे पहली स्टेप है डीनेचुरेशन, सेकंड इज द एनिलिंग जहाँ पे हमने प्राइमर इंट्रोड्यूस किया, एंड द थर्ड स्टेप इज द एक्सटेंशन ऑफ द जीन। ये जो हमने प्राइमर बनाया था उसका हम एक्सटेंशन करते हैं, सही है। ओके भाई साहब, इसका मैं आपको दिखा दूं एक बार, इसके विजुअल्स दिखा दो, देख लेते हैं भाई। देखने में क्या जा रहा है, अपन दिखाएंगे बिल्कुल। ओके, तो देखो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के बारे में थोड़ी बात कर रहे हैं, हाँ है ना, ये देखो। सो ये है ना, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। तो देखो भाई साहब, यहाँ पे क्या बात हो रही है, तो आपने डीएनए लिया, ओके, फिर इसको हिट किया। ये देखो जैसे आपने हिट किया तो ये डीएनए जो है सेपरेट हो जाते हैं, इंसुलिन का जीन है लेट से। ओके, फिर आप क्या करते हो, यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे आपने एक प्राइमर ऐड किया, डीएनए प्राइमर आपने ऐड कर दिया। फिर आप यहाँ पे एक एंजाइम डाल देते हो, सही है। कौन सा एंजाइम, ऐसा एंजाइम डालना पड़ेगा कि जो इस हीट में भी खुद को बनाए रखे। इतना ज्यादा टेम्परेचर चल रहा है 55 डिग्री से अपना डीएनए पॉलीमर नहीं चलता है, यहाँ पे अलग पॉलीमरेज लगता है जिसे कहते हैं ताक पॉलीमरेज। जो थर्मस एक्विटिकस बैक्टीरिया से हम डिराइव करते हैं, इसका नाम है ताक पॉलीमरेज। अब क्या करता है ये पॉलीमरेज, यहाँ पे इसके एग्जैक्टली कॉपी बना रहा है, मतलब आपका जो इंसुलिन जीन है उसकी एग्जैक्टली कॉपी बना के आपको दे रहा है। देखो इस तरीके से, सो मल्टीपल कॉपीज आपकी बन जाती है। इट इज अ थ्री प्रोसेस व्हिच कंसिस्ट ऑफ डीनेचुरेशन, एनीलिंग एंड एक्सटेंशन, सही है बेटा। तो ये बात हो रही है यहाँ पे। नाउ अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, एम्प्लीफिकेशन। अबोव स्टेप्स ऑफ पीसीआर कैन बी रिपीटेड टू मेक द बिलियन कॉपीज ऑफ डीएनए। एक से दो बनेंगे, दो से चार, चार से आठ,
सो 30 साइकिल में बिलियंस ऑफ डीएनए की कॉपीज आपके पास बन जाएगी 30 साइकिल्स में ही। सही है। इसके यूजेस क्या क्या है भाई? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम इसका यूज करते हैं, है ना। इसका यूज हम करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में, एचआईवी टेस्टिंग में इसका यूज करते हैं, जीन थेरेपी में पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इस पर्टिकुलर टेक्निक का यूज किया जाता है। बेटा टॉपिक जो है इसको आपको 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा, तब जाके इसके ऊपर कमांड आएगी। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके सामने मैंने कंप्लीट चैप्टर रखा है। अब यहाँ पे बात मैंने जैसे कही कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन और बीटा गैलेक्टोसाइडेज, इसके बारे में थोड़ा आपको कंफ्यूज हो सकता है, बहुत कंसेप्चुअल टॉपिक है। आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड यू टू वॉच द C3 लेक्चर बेस्ड ऑन दिस टॉपिक, ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए बेटा, क्योंकि वहां पे बहुत अच्छे विजुअल के साथ इन पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ते हैं। तो ये टॉपिक हुआ बायोटेक्नोलॉजी और जैसे मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहिबिटर्स, ये जो दो टॉपिक है इसके लिए विजुअल्स जरूरी होते हैं बेटा, तब स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट बनते हैं। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस सेशन। मस्त पढ़ाई करो यार, मस्त पढ़ाई करो, फोड़ दो एग्जाम, खुद को झोंक दो। इस तरीके से करोगे तो एक्सलेंट रिजल्ट लेके आओगे यार, एक्सलेंट रिजल्ट लेके, सब कुछ चीजें इसमें कवर की गई है। ओके बेटा, चलो टेलीग्राम चैनल से इस पर्टिकुलर वीडियो नोट्स को डाउनलोड कर दो, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दैट वाज ऑल अबाउट डिसीजन। लव यू बेटा, टेक केयर, बाय बाय।